अहम है। जब्त हुए इन टैंकरों में एक दो नहीं बल्कि 26,000 लीटर बेस ऑयल है, जिसे तेल तस्कर डीजल के नाम पर बाड़मेर में बेचने की फिराक में थे। इन टैंकरों को बाड़मेर में रसद विभाग की टीम ने जब्त किया है और इसे लेकर कहा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग गुजरात से कम दामों में बेस ऑयल खरीदकर इसे बाड़मेर में डीजल के नाम पर बेचने का काला धंधा कर रहे हैं। इसी खबर पर रसद विभाग की टीम ने जाल बिछाकर इन तस्करों को पकड़ने की मुहिम शुरू की और उनकी इस मुहिम का ही नतीजा है कि बाड़मेर जालौर बॉर्डर के विरावा गांव के पास रसद विभाग ने बेस ऑयल से भरे इन टैंकरों को जब्त किया है। आपको बता दें कि बुधवार देर शाम भी रामजी का गोल रसद में 2000 लीटर इसी तरह का ऑयल रसद विभाग ने जब्त किया था। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी गुजरात से 67 रुपए प्रति लीटर बेस ऑयल लेकर आते थे और 20 रुपए प्रति लीटर ऊपर से लेकर बाड़मेर में बेचते थे, जहां इस वक्त डीजल की कीमत 90 रुपए से अधिक है। जो लोग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं वो बड़े शातिर हैं और ऐसे चूना लगा जाते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता। सिंधी कैंप पुलिस को भी इसे पकड़ने में बड़े पापड़ बेलने पड़े। इन पर आरोप है कि ये फर्जी नाम से पते से बैंक में फर्जी अकाउंट खुलवाते हैं और फिर फाइनेंस कंपनियों और बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उनका नाम सतेंद्र देशवाल और राज सिंह ठाकुर है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी तरीके से लोन उठाकर खरीदी गई 4 लग्जरी कार, लैपटॉप और दर्जनों मोबाइल फोन के साथ कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस की अब तक की पूछताछ में इन्होंने करीब 3 करोड़ की ठगी की बात भी कबूली है। किसी और व्यक्ति की आईडी लेके उसमें चूरू का एड्रेस डाला और वो एड्रेस भी ऐसा होता था जो कि जल्दी से वेरीफाई नहीं होता था। वो एड्रेस डाल के इन्होंने एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाया। 3 अकाउंट खुले फर्जी नामों से, फर्जी आईडी से। स्टार्टिंग जो जयपुर की वारदातों की होती है वहीं से होती है। 3 अकाउंट खुले, उस अकाउंट के आधार पर इन्होंने लोन उठाया जयपुर से। जो जयपुर की वारदातों में जो भी अकाउंट नंबर यूज़ हुए हैं वो चूरू के हैं, जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये सभी बहुत ही शातिर बदमाश हैं। इन सभी को पुलिस ने 19 दिसंबर को अलवर के एक होटल से गिरफ्तार किया है। इन 5 बदमाशों को पुलिस ने अलवर जिले के भिवाड़ी से पकड़कर 4 दिन के रिमांड पर रखा और इनसे पीसी के जरिए पूछताछ भी की, जिसमें एक आरोपी दानवीर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसने 29 सितंबर को तेलंगाना में अपने साथियों के साथ एटीएम से 42 लाख की चोरी की थी और हरियाणा राजस्थान का मोस्ट वांटेड विक्रम उर्फ पपला गुर्जर के साथ 2 मर्डर भी कर चुका है। आपको बता दें कि दानवीर भिवाड़ी के एक होटल में अपने 3 साथियों के साथ रुका हुआ था और 20 दिसंबर की सुबह हरियाणा के एक बिल्डर धर्मेंद्र जाट की हत्या का प्लान बना रहा था। लेकिन उससे पहले आरोपियों ने होटल में काम करने वाली 2 लड़कियों के साथ रेप किया, जिसकी सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तस्वीरों में दिख रहे मकान का ना तो ताला टूटा है और ना ही दरवाजा खुला है और ना ही घर की कुंडी गिरी है। फिर भी चोरों ने इस मकान से हजारों की नकदी के साथ साथ सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं। सुजानगढ़ के नया बास इलाके में चोरों ने 2 जगहों पर खाली पड़े मकानों में चोरी की है। एक मकान से चोरों ने कीमती सामान उड़ा लिया तो दूसरी जगह से कितना माल गायब हुआ है अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नया बास इलाके के रहने वाले सुभाष ने पुलिस को रिपोर्ट की थी कि 11 दिसंबर को वो और उनका परिवार अहमदाबाद गया हुआ था। जब 19 तारीख को वो लौटे तो देखा घर से नकदी और सोने चांदी के गहने गायब हैं। हमारे को सूचना मिली तो हम अहमदाबाद से आए, सामान देखा तो गले की चेन, 2 पाजेब की जोड़ी, 2 चांदी के सिक्के, 13,000 रुपये नकद, ये चोरी हो गई। ये बंद मकानों में, सुने मकानों में चोर घुसते हैं और ताले तोड़कर सामान ले जाते हैं। तो मेरी चैनल के माध्यम से प्रशासन को और राज्य सरकार को ये कहना चाहूँगा मैं कि भाई अपने यहाँ रात्रि गश्त बढ़ाई जाए। एसीबी की भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी कार्रवाई। 12 के तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह राव
गिरफ्तार। भ्रष्टाचार पर एसीबी का नो टॉलरेंस। बारा के तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह राव को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। वो जिला मजिस्ट्रेट की सीट पर बैठकर मोटे मोटे खेल करते रहे। उनके पीए चुपचाप लाखों की रिश्वत लेते रहे, लेकिन अब वो भी एसीबी की गिरफ्त में है। जी हां, बारा में कलेक्टर रहे इंद्र सिंह राव अब एसीबी की गिरफ्त में है। 9 दिसंबर को तो एसीबी ने कलेक्टर के पीए को ही ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन अब बड़े साहब भी इस जाल में फंस गए। अजमेर, जयपुर और दिल्ली में इनके फ्लैट्स वगैरह की जानकारी आएगी सामने और सर्च चल रही है। क्या पूछताछ में आगे बात करनी है? इस बारे में तो आइए ही बता सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट में पता चला किस मामले में आपने पीए के जरिए रिश्वत लेने के संबंध में, पेट्रोल पंप के एनओसी जारी करने के संबंध में रिश्वत ली थी पहले। पीए को करीबन 15 दिन पहले अरेस्ट किया था उसी सिलसिले में। राजस्थान में 1,40,000 की रिश्वत के मामले में फंसे आईएएस इंद्र सिंह राव को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आईएएस इंद्र सिंह राव का घूसकांड 9 दिसंबर को तब सामने आया था जब वो बारा के जिला कलेक्टर के पद पर सेवाएं दे रहे थे। इन महिलाओं का गुस्सा फूटा है इनकी कॉलोनी में सुविधाओं के अभाव पर। अब तक सड़क और नालियां न बन पाने के मुद्दे पर भरतपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रही ये महिलाएं भरतपुर की गणेश नगर कॉलोनी की है और इनका कहना है कि गणेश नगर कॉलोनी को बसे 20 से 25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो कॉलोनी में ढंग की सड़क बनी है और ना गंदा पानी निकलने के लिए नालियां बनाई गई है। हालात ये है कि घरों से निकलने वाला पानी सड़क पर बह रहा है और सड़क कच्ची होने की वजह से उस पर चलना मुश्किल हो रहा है। इन्हीं सब मांगों का ज्ञापन देने के लिए अब कलेक्ट्रेट ऑफिस आई हैं, ताकि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा सके। समस्या है, कीचड़ हो रहा है उसमें और कोई भी सुनवाई नहीं करता है। नाली नहीं है, बरसात के मौसम में घोटू घोटू पानी हो जाता है और रोज की लड़ाई होती है पानी के ऊपर। सड़क की समस्या है और कॉलोनी में बहुत कीचड़ हो रही है। 20 साल है, कभी भी 20-25 साल हो गए। हाँ, 20 साल हो गए। मतलब जब से कॉलोनी में लोग रहने लगे तब से एक भी बार सड़क नहीं बनी। 15 साल की किशोर की किडनी फेल, इलाज के लिए लाखों की दरकार। 15 साल के इस किशोर की जिंदगी अधर में अटकी है। जी हाँ, हनुमानगढ़ के रहने वाले हनुमान की दोनों किडनियां फेल हैं। डायलिसिस के सहारे जिंदगी चल रही है। किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी है। इसकी मां किडनी डोनेट को तैयार है ताकि अपने बच्चे की जिंदगी बचा सके, लेकिन आर्थिक तंगी की मार इलाज में आड़े आ रही है। अब एक बेबस मां मदद की गुहार लगा रही है। और इसको शुरू में दिक्कत बहुत ज्यादा आ गई थी। इसको हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था ये बच जाएगा, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, ये बच गया। और अब मेरे को हेल्प की जरूरत है, इसका ऑपरेशन करवाना। इसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ जितना हो सके मेरी सहायता कीजिए, मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो सके। अपने बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए इस परिवार ने जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में जरूरी कागजात जमा कराए थे, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी कोरोना का हवाला देकर फाइल को आगे नहीं बढ़ाया गया। आखिरकार इस परिवार को पड़ोसी और समाज सेवी का सहारा मिला। सीएमएचओ और कलेक्टर से इलाज की गुहार लगाई गई तो जल्द इलाज कराने का भरोसा मिला है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न के सारे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू सभी नगर निगम, नगर परिषद और 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में लगेगा। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक 31 दिसंबर को समारोह और पार्टी पर रोक रहेगी। होटल, रिसोर्ट और फार्म हाउस पार्टी पर भी रोक लगेगी। आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, शाम 7 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे सभी बाजार और घर पर रहकर ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करने को कहा गया है। ऐसे में अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, फार्म हाउस पर किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा दीपावली की तरह आतिशबाजी करने और पटाखे बेचने पर भी रोक लगेगी।
सीएम अशोक गहलोत ने की अहम समीक्षा बैठक। राजस्थान को निवेशकों का बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने पर जोर। सीएम अशोक गहलोत ने निवेशकों की सुविधा के लिए लाई गई वन स्टॉप प्रणाली और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। सीएम ने अफसरों से कहा कि राजस्थान में देश और दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने की हर क्षमता मौजूद है, जरूरत है तो बस अनुकूल माहौल तैयार करने की। सीएम ने समीक्षा बैठक में कहा, सोलर विंड सेक्टर में ऊर्जा उत्पादन की अपार क्षमता है। कुशल मानवीय संसाधन, विस्तृत लैंड बैंक, मुफीद भौगोलिक स्थिति, बेहतर कानून व्यवस्था के साथ निवेशकों के हित में तैयार की गई नीतियां और फैसले ऐसे मजबूत पक्ष हैं जिनकी ब्रांडिंग कर बड़ी संख्या में उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीएम ने निर्देश दिए कि अधिकारी राजस्थान की इन खूबियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलनों, रोड शो सहित अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से शोकेस करें। जल्द ही IIT जोधपुर में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब शुरू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 115 करोड़ रुपए के फंड देने की स्वीकृति दे दी है। खास बात ये है कि इसमें से 10 करोड़ का फंड मिल भी चुका है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में IIT जोधपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का प्रमुख केंद्र भी बनेगा। यहाँ देश का पहला AI सुपर कंप्यूटर भी स्थापित हो चुका है। जोधपुर के अलावा देश भर में कुल 25 टेक्नोलॉजी हब स्थापित किए जाने हैं। IIT की ओर से इस हब को आई हब दृष्टि नाम दिया गया है। इस हब में रिसर्च वर्क के लिए 5 अलग अलग विषयों का भी चयन किया गया है। यहाँ भारत विदेशी एकेडमिक एवं इंडस्ट्रियल साझेदारों के साथ प्रोडक्ट्स एवं प्रोसेस पर रिसर्च करेगा। इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को मदद मिलेगी। घर बैठे मिलेगा मंदिरों का प्रसाद। डाक विभाग को दीजिए धन्यवाद। कोरोना काल में जब लोग बस और ट्रेन से सफर करने में डर रहे हैं, अपने आराध्य के दर्शनों से दूर रहने के लिए मजबूर हैं, तब डाक विभाग की एक पहल उनके जीवन में उम्मीद का उजाला लेकर आई है। जी हाँ, जिनकी आस्था की डोर देश के प्रसिद्ध मंदिरों से बंधी है, उनके घर डाक विभाग प्रसाद पहुँचाएगा। अब उन मंदिरों के बारे में जान लीजिए जिसका प्रसाद आप घर बैठे मंगा सकते हैं। रामदेवरा बाबा रामदेव का मंदिर, देशनोक करणी माता का मंदिर, पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर, जयपुर मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर, बाड़मेर नाकोड़ा जी का मंदिर, जैसलमेर तनोटा माता का मंदिर, चित्तौड़गढ़ सावलिया जी का मंदिर और चूरू सालासर बालाजी का मंदिर। राजस्थान डाक परिमंडल प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों के साथ MOU करने जा रहा है। सबसे पहले बाबा रामदेव और करणी माता मंदिर का MOU होने की उम्मीद है। और 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में TMC और बीजेपी के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा की शुरुआत TMC के कार्यकर्ताओं ने की और जुलूस के दौरान पथराव कर दिया। और यह हंगामा तब हुआ जब बीजेपी का जुलूस TMC के एक दफ्तर के सामने से गुजरा। अचानक हुए पथराव का जवाब जुलूस में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर बरसा कर दिया। दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर चल रहे थे। हिंसा शुरू होते ही झंडे डंडों में बदल गए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोई हमला करने के लिए तो कोई खुद को बचाने के लिए दौड़ता दिखने लगा। पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन केवल तमाशबीन बने रहे। इस हिंसा के बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हो गए। पत्थर लगने की वजह से एक नेता के सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिसे कुछ लोग बचाकर ले जाते हुए दिखे। कुछ देर पहले तक बीजेपी का यह जुलूस शांति से निकाला जा रहा था, लेकिन अचानक हुए इस हंगामे के बाद से इलाके में तनाव के हालात बन गए। पूर्वी मेदिनीपुर को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों को बीजेपी के जुलूस में देखकर TMC के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए, जिसकी वजह से अचानक हिंसा शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बच्ची को गोद में लिए एक आदमी ने खुद को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि घरेलू झगड़े से परेशान होकर शराब के नशे में उसने ऐसा किया।
और अपनी बच्ची को लेकर जमीन पर बैठे इस आदमी ने खुद को आग लगा ली। हालांकि इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उसकी पत्नी उसे इस कदम को उठाने से रोकती सुनाई दी। जब वो व्यक्ति खुद को आग लगा रहा था उस वक्त उसके पास मौजूद बच्ची जोर जोर से रोती नजर आई। जैसे ही उसने खुद को आग के हवाले किया वो बच्ची उससे दूर भाग गई, लेकिन बाकी घर वाले घबरा गए। आग की चपेट में आने के बाद वो आदमी इधर उधर भागने लगा। बाद में पानी की टंकी से पानी निकालकर उसने अपने शरीर पर लगी आग को बुझाया। हालांकि इस घटना में उसके शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस ने उसके खिलाफ दिल्ली के पास नोएडा से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक फर्नीचर मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी मची। यह हादसा नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां एक फ्लाईओवर के पास बना फर्नीचर मार्केट आग की भीषण लपटों में घिरा नजर आया। आग इतनी भयानक थी कि उसे देखकर कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो वो फ्लाईओवर को भी अपनी चपेट में ले लेगी। वहां से उठ रहे धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलने लगा। आनन फानन में दमकल वहां पहुंची और आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। इस बीच वहां ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया। लपटों को शांत करने के लिए दमकल कर्मी पानी की बौछार करने लगे। इसके बाद लपटें तो शांत हो गई, लेकिन वहां धुआं ही धुआं भर गया। इस हादसे में पूरा फर्नीचर मार्केट तबाह हो गया। शादी के चंद रोज बाद यूपी के शामली के एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहित नाम के इस लड़के ने शादी में बंदूक चलाई थी, जिसका हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। और वीडियो वायरल होते ही यूपी पुलिस के कान खड़े हो गए। वीडियो में घोड़ी पर बैठा दूल्हा हाथ में बंदूक लिए साफ दिखा और पीछे गानों का शोर भी सुनाई दिया। घोड़ी पर बैठे दूल्हे के सामने लोग डांस कर रहे थे और दूल्हे ने अचानक बंदूक से गोली चला दी। गोली चलने से कोई हादसा नहीं हुआ, गोली आसमान की तरफ ही चलाई गई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने से दूल्हे की मुसीबत बढ़ गई। वीडियो में गोली चलाते हुए दूल्हे के पास उसका एक रिश्तेदार भी खड़ा हुआ दिखा, जिसे गोली चलाने के बाद उसने बंदूक थमा दी, बिल्कुल ऐसे जैसे गोली चलाने की कोई रस्म पूरी करवाई जा रही हो। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद दूल्हे की अगली तस्वीर सीधा हवालात से आई। चेहरे पर मास्क और झुकी हुई नजरों के साथ दूल्हा सलाखों के पीछे खड़ा दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुछ दबंगों ने मिलकर एक लड़के की बेरहमी से पिटाई की। इस घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें वो एक के बाद एक उस पर बेरहमी से डंडे बरसाते दिखे। उन्होंने उस अकेले और निहत्थे लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया। वीडियो में साफ दिखा कि हमलावरों में शामिल एक आदमी ने पहले उसे सड़क पर रोका, फिर उससे हाथापाई करने लगा। इस बीच कुछ और लोग डंडे लेकर पहुंचे और उस पर टूट पड़े। दबंगों के पक्ष की एक महिला ने भी उसे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उस लड़के को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बाद कुछ लोग आगे आए और उसकी जान बचाई। उन लोगों ने उसे क्यों पीटा इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन बाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप का पता चलने के बाद ये कदम उठाया और 5 जनवरी तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलग अलग इलाकों में तैनात हो गई और रात में घर से बेवजह निकले लोगों को रोक रोक कर उनकी चेकिंग की। शहर की व्यस्त सड़कों में शुमार गोपाल राव देशमुख मार्ग पर भी कई पुलिस वाले तैनात दिखे, जिन्होंने वहां से गुजर रहे लोगों को रोका और जांच के बाद ही उन्हें वहां से आगे जाने दिया, और जो बिना वजह घूमता मिला उनको नाइट कर्फ्यू की अहमियत समझाई गई। चेकिंग इसलिए की जा रही है कि कौन रात में बेवजह घूमने के लिए निकला है और कौन काम से निकला है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें मरीन ड्राइव से भी सामने आई, जहां कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते दिखाई दिए और सीटी बजाकर लोगों को वहां से जाने के लिए इशारों में कहते दिखे। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली जगहों में शामिल मरीन ड्राइव पर सन्नाटा पसरा दिखा और जो लोग वहां दिखे भी उन्हें उन पुलिस वालों ने वहां से घर भेज दिया। किसी सोते को उठाया तो वहां टहलने के लिए पहुंचे लोगों को भी घर जाने के लिए समझाया। सन्नाटा पसरा हुआ है और जो लोग बैठे हैं उन्हें पुलिस के जो लोग हैं, जो मुंबई पुलिस के लोग हैं, उन्हें घर जाने के लिए कह रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के तहत रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही घर से बाहर निकलने की इजाजत है। हालांकि एक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा जमा नहीं हो सकते। 20 मिनट 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खबरें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली के मसले पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां पिछले कई दिनों से लोग बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं
और जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो वो हंगामे पर उतर आए। उन्होंने बिजली के खंभों को गिराकर सड़क को जैम कर दिया। इतना ही नहीं, सड़क पर आग लगाकर भी लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। इस दौरान इलाके के बड़े बूढ़ों के साथ बच्चे भी रास्ता रोककर बैठ गए। उन्होंने बिजली की समस्या जल्द खत्म न होने पर प्रदर्शन और तेज करने की भी चेतावनी दी। हम अवामी तौर पर मीटर तोड़ो मुहिम का आगाज करेंगे। ये खबर है कि गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ इलाकों को 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जबकि बाकी इलाकों में पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ है। आटा, दाल, चावल और सब्जी के लिए तरसाने के बाद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने लोगों को गैस तक का मोहताज बना दिया। खाना पकाना हो या गीजर चलाना हो, पाकिस्तान में गैस की ऐसी भयानक किल्लत हुई कि कराची से लेकर पेशावर तक कोहराम मच गया। क्योंकि हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि लोगों के घर में चूल्हा जल ही नहीं रहा। मैडम देखिएगा, गैस आ रही है आपके घर में या फिर नहीं? ये देखिए फुल खोला हुआ है, ठीक है, ये देखिए। पाइपलाइन से रसोई में आने वाली गैस या तो आती नहीं या फिर उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उससे खाना बन ही नहीं पाता। नतीजा, बेचारे लोग खाली पेट ही काम पर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि कड़ाके की ठंड में उन्हें सुबह की चाय तक नसीब नहीं हो पा रही। बहुत परेशानी है, चाय भी नहीं बनती। सुबह उठाऊं तो देखा कि गैस नहीं है, मैंने कोई नाश्ता नहीं किया। लोग कपड़ा, कागज और लकड़ी के जुगाड़ से चूल्हा जलाते भी हैं, लेकिन उससे भी बात नहीं बन पाती। मजबूरन लोगों को बाहर खाना खाना पड़ता है, लेकिन भूख मिटाने के चक्कर में उनका बजट बिगड़ने लगा है। खाना पकाना भी मुश्किल हो गया, बाहर से लाके कितना खाएं। पाइपलाइन में गैस आ नहीं रही तो पाकिस्तानी LPG सिलेंडर खरीदकर ही गुजारा करने की सोचते हैं, लेकिन वो भी ब्लैक में मिल रहे हैं। बताया गया कि पाकिस्तान में करीब 50 करोड़ क्यूबिक फीट गैस की किल्लत है। इस वजह से कई शहरों में CNG स्टेशन तक बंद कर दिए गए हैं। ब्रिटेन में 3 दिन से सड़क पर फंसे सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों का सब्र जवाब दे गया। ब्रिटेन से बाहर जाने देने की मांग पर उन्होंने एक अहम बंदरगाह पर हंगामा कर दिया। असल में 2 दिन के बैन के बाद फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ लगने वाला अपना बॉर्डर खोल दिया, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर हालात नहीं बदले। जिसके बाद डोवर बंदरगाह पर कुछ ट्रक ड्राइवरों की पुलिस अधिकारियों से हाथापाई ही हो गई। गुस्से में सैकड़ों ड्राइवर आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक ट्रक का हॉर्न भी बजाते रहे। हाईवे पर भी तस्वीरें हूबहू एक दिन पहले की ही तरह नजर आईं। ट्रकों की वैसी ही कई किलोमीटर लंबी कतार जो टस से मस होती तक नहीं दिखी। 3 दिन से ट्रक ड्राइवर सड़क पर हैं। उनका न सोने का ठिकाना है और न खाने का। ऊपर से क्रिसमस पर घर जाने की तड़प ने उन्हें बेचैन कर दिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के बाद 3 दिन पहले फ्रांस ने 48 घंटों के लिए उससे लगने वाला अपना बॉर्डर बंद कर दिया था, जिस वजह से ब्रिटेन से बाहर जा रहे 1500 से भी ज्यादा ट्रक वहां फंस गए। अब फ्रांस ने बॉर्डर तो खोला, लेकिन इस शर्त के साथ कि वहां से गुजरने वाले लोगों की पिछले 72 घंटों में हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव हो। लेकिन आरोप है कि बंदरगाह पर कोरोना टेस्ट हो ही नहीं रहा। सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं, ब्रिटेन से यूरोप के दूसरे देशों में अपने घर जा रहे लोगों का भी हाल बुरा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Myntra and